बिकॉज व्हेन आयनिक कंपाउंड इज डिसॉल्व्ड इन अ सॉल्वेंट, इसका डिसोल्यूशन दो फेजेस में होता है। पहले जो आयंस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसको वीक करता है डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्वेंट। वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत ज्यादा होता है, इसलिए उसको बेटर सॉल्वेंट हम बोलते हैं। देखने वाले हैं हाइड्रोजन चैप्टर में जहाँ पे वाटर की प्रॉपर्टीज आती हैं, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वजह से फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन टूटते हैं आयंस के बीच में। दिस रिजल्ट्स इन लैटिस एंथैल्पी, एंड जब वो फोर्सेस टूट भी जाते हैं, बॉन्ड टूट भी जाते हैं, उसके बाद भी वो दोबारा ना कंबाइन कर जाए आयन से, इसके लिए एक और प्रोसेस होती है, इसको सोल्वेशन बोलते हैं। इन केस ऑफ वाटर उसको हाइड्रेशन बोलेंगे। इसमें सोलवेंट मोलिक्यूल से चारों तरफ अटैच हो जाते हैं आयंस के, सो दैट दे डू नॉट रिकम्बाइन। सो दैट्स हाउ द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन इन्वॉल्व्स टू टाइप्स ऑफ एंथैल्पी। it is lattice enthalpy plus hydration enthalpy in case the solvent is water. So that's how enthalpy of solution will be the combination of these two. And lattice enthalpy हमने NaCl के लिए अभी निकाली थी। hydration enthalpy अगर हम देखें लिटरेचर से कहीं रेफरेंस से, तो इसकी वैल्यू होती है इतनी, इन दोनों का एडिशन होगा। द ओवरऑल एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन आप देख रहे हैं पॉजिटिव में आ रही है 4 किलो जूल पर मोल। दिस मीन्स दैट द डिसोल्यूशन ऑफ NaCl इज अकम्पेन्ड बाय वेरी लिटिल हीट चेंज। एंड ये हमारी कॉमन ऑब्जर्वेशन भी है। NaCl यानी कॉमन साल्ट जब आप पानी में मिलाते हैं तो उसमें सॉल्यूशन में से आग नहीं निकलती, यानी बहुत ज्यादा हीट नहीं निकलती उसमें से। इवन आपको अप्लाई करनी पड़ती है थोड़ी हीट, ताकि वो उसमें डिजोल्व हो पाए। नमक को पानी में घोलने के लिए आपको मैकेनिकली उसको घुमाना पड़ता है, यानी कुछ हीट सप्लाई करनी पड़ती है। ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है, एंड थोड़ी सी एनर्जी इसमें लगती है 4 किलो जूल पर मोल। ये एग्जैक्ट वैल्यू आपको याद नहीं रखनी है, लेकिन एंडोथर्मिक होती है। ये मैंने आपको इसका लॉजिक बता दिया, आपको कैसे ये याद रखना है। नाउ एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, आगे इसको डिफाइन किया गया है अच्छे से। enthalpy change when 1 mole of a substance dissolves in a specified amount of solvent। तो सोलवेंट का अमाउंट इसमें वेरिएबल होता है, लेकिन क्योंकि स्टैंडर्ड एंथैल्पी है इसलिए जो सब्सटेंस डिसॉल्व कर रहे हैं उसका अमाउंट फिक्स होगा, दैट इज 1 मोल। एंड एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन देयर इज इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट व्हेन द इंटरेक्शंस बिटवीन द आयंस और सोल्यूट मॉलिक्यूल्स आर नेग्लिजिबल। तो ये जो सोलवेंट था इसका काम ही यही था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन जो थे आयंस के बीच में उनको वीक करना, तोड़ना। तो जब इनफाइनाइट अमाउंट हो जाएगा इस सोलवेंट का, तो अट्रैक्शंस या फिर इंटरेक्शंस आयंस में वो तो नेग्लिजिबल हो ही जाएंगे। दिस मस्ट बी क्लियर टू यू नाउ। when an ionic compound dissolves in a solvent, ions leave their order position on the crystal lattice and these are now more free in the solution. This is the first thing जो enthalpy of solutions consist करती है। lattice enthalpy पहले, यानी lattice टूट जाएगा बेसिकली, ये बोल रहा है। ions will leave their order position, lattice में होती है order position, यानी पहली lattice enthalpy होगी। but solvation of these ions, hydration in case solvent is water, is also occur at the same time। तो जो फॉर्मूला, मैथमेटिकल फॉर्मूला की फॉर्म में ऊपर बताया था, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू हाइड्रेशन एंथैल्पी प्लस लैटिस एंथैल्पी, उसी को थ्योरी की लैंग्वेज में यहाँ पे लिख के बताया गया, सेम चीज है ये। एंड यहाँ पे डायग्रामेटिकली दिखाया गया दैट एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ लैटिस एंथैल्पी प्लस हाइड्रेशन एंथैल्पी। For most of the ionic compounds, the enthalpy of solution is positive and dissociation process is endothermic। तो मोस्ट ऑफ द आयनिक कंपाउंड के लिए ऐसा होता है, ये आपको याद हो ही जाना, क्योंकि एक कंपाउंड जिसके लिए बताया गया NaCl, उसमें तो एंडोथर्मिक होता है, हमने देख ही लिया। प्लस 4 किलो जूल पर मोल या एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन मींस एंडोथर्मिक है, पॉजिटिव है। तो मोस्ट ऑफ द आयनिक कंपाउंड के लिए पॉजिटिव होगी, ऐसे आपको याद हो जाएगा। देयरफॉर द सॉल्युबिलिटी ऑफ मोस्ट ऑफ द साल्ट इन वाटर इंक्रीजेज विद राइज ऑफ टेम्परेचर। तो ये दो चैप्टर में इस लाइन के लिए आपको रेफरेंस मिल जाएगा। पहला तो नेक्स्ट चैप्टर है इक्विलिब्रियम, जहाँ पे सॉल्युबिलिटी ऑफ स्पेरिंगली सॉल्युबल साल्ट्स बताई गई जो टेम्परेचर के साथ इंक्रीज होती है। एंड इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था, द रिलेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विद टेम्परेचर या एंथैल्पी।
एंडोथर्मिक रिएक्शंस के लिए इंक्रीज करती है रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, तो वैसा यहाँ पे भी होगा, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगी। एंड दूसरा इसका रेफरेंस है सॉल्यूशंस चैप्टर, जो कि क्लास 12 केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर है। वहाँ पे भी दिखाया जाता है कि जो सॉलिड्स होते हैं उनकी सॉल्युबिलिटी लिक्विड्स में इंक्रीज करती है विद टेम्परेचर। तो दो जगह से आपको रेफरेंस मिल सकता है इस लाइन के लिए। If the lattice enthalpy is very high, the dissolution of the compound may not take place at all. तो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन दो चीज़ों से मिलकर बनी होती है ना, हमने अभी देखा लैटिस एंथैल्पी प्लस हाइड्रेशन एंथैल्पी। अगर लैटिस एंथैल्पी ही किसी कंपाउंड की बहुत ज़्यादा है तो डिसोल्यूशन हो ही नहीं पाएगा, फर्स्ट फेज ही नहीं हो पाएगा डिसोल्यूशन का, टूट ही नहीं पाएगा उसका लैटिस। बाद में सॉल्वेशन तो बाद की बात है। तो या वही यहाँ पे बोला गया है लैटिस एंथैल्पी बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए फॉर द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए कंपाउंड। फ्लोराइड्स टेंड टू बी लेस सोल्यूबल देन द कोरस्पॉन्डिंग क्लोराइड। इसका रीजन यही है, हमने पीछे देखा था मीन बॉन्ड सिंगल बॉन्ड की एंथैल्पी हाइड्रोजन के फ्लोराइड के लिए मैक्सिमम होती है किसी भी बॉन्ड के लिए। तो यही रीजन है, क्योंकि इनकी लैटिस एंथैल्पी बहुत ज्यादा है तो क्लोराइड्स आर मोर सोल्यूबल, और यू कैन से फ्लोराइड्स आर लेस सोल्यूबल देन क्लोराइड्स। यही रीजन हो सकता है इसका। एंड ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ का क्या रीजन था, उन्हें पीछे भी देख लिया था, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कारण हो सकता है, जो कि क्लोराइड्स में इतनी यूजुअली प्रेजेंट नहीं होती एज कम्पेयर टू फ्लोराइड्स। सो दीज रीजंस यू कैन टेक फॉर लेस सॉल्युबिलिटी ऑफ फ्लोराइड्स डेफिनेटली। नाउ द लास्ट टाइप ऑफ एंथैल्पी इज एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन। आप देख रहे हैं इसके लिए कोई अलग से सिंबल नहीं यूज किया गया, बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन ओनली। यहाँ पे एग्जांपल लिया गया है HCl का एज अ सब्सटेंस, द एंथैल्पी चेंज फॉर डिसॉल्विंग 1 मोल ऑफ गैसियस HCl in 10 moles of water is represented by the following equations, and we have used the symbol AQ for water. AQ means aqueous. तो ये इज नथिंग बट एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन ओनली। यहाँ पे देखिए HCl का 1 मोल है सब्सटेंस का, और स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में ये डिसॉल्व किया जा रहा है 10 मोल्स ऑफ वाटर। उसके लिए जो एंथैल्पी चेंज होगा दैट वुड बी एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। सो यहाँ से एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन आ रहा है -69 किलोजूल पर मोल समथिंग। एंड अगर आप स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट को इंक्रीज कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे 25 मोल्स कर लिए, फिर आगे 40 देन इनफाइनाइट, तो आप ऑब्जर्व करेंगे द एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन इसकी वैल्यू भी इंक्रीज कर रही है लगातार। This shows the value of delta H, so the dependence on the amount of solvent. As more and more solvent is used, the enthalpy of solution approaches a limiting value, that is the value in infinitely dilute solution. So this increase in value of enthalpy of solution with amount of solvent can be understood by the formula of enthalpy of solution. ये लैटिस एंथैल्पी ऑफ कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड, ये तो फिक्स रहती है किसी भी कंपाउंड के लिए। हमने देखा था NaCl के इसके लिए फिक्स वैल्यू है, ये अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड नहीं करती है, कहीं भी नहीं आता इसमें अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। हमने देखा था एग्जैक्ट कैलकुलेशन लैटिस एंथैल्पी की, वो कहीं भी नहीं आता इसमें। लेकिन ये जो हाइड्रेशन एंथैल्पी है इसमें नाम बता रहा है जो सॉल्वेंट है वही आ रहा है इसमें। एज द अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इंक्रीजेज, आयंस के अराउंड जो शील्ड करते हैं उसको, उनका नंबर इंक्रीज करेगा, और उससे फिर सॉल्वेशन इंक्रीज करेगी, तो हाइड्रेशन एंथैल्पी उसमें इंक्रीज करेगी। So due to increase in this hydration enthalpy, the overall enthalpy of solution increases. एंड ये आप पता लगा सकते हैं इन वैल्यू से भी। देखिए नेगेटिव में वैल्यू आ रही है एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन की, इन केस ऑफ HCl ये नेगेटिव में इंक्रीज करती जा रही है। हमने पीछे देखा था एंथैल्पी, लैटिस एंथैल्पी पॉजिटिव होती है और हाइड्रेशन एंथैल्पी नेगेटिव होती है। नेगेटिव में वैल्यू इंक्रीज कर रही है, मतलब हाइड्रेशन एंथैल्पी की वजह से इंक्रीज कर रही है, क्योंकि ये नेगेटिव होती है। और जब सॉल्वेंट का अमाउंट हो जाएगा मैक्सिमम, यानी उसके बाद इंक्रीज नहीं कर रहा, इनफाइनाइट वैल्यू हो गई, इनफाइनाइट डाइल्यूट सॉल्यूशन, तो उसके बाद एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन की वैल्यू भी इंक्रीज नहीं करेगी, उसको बोलेंगे लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेल्टा H। एंड HCl के लिए इट इज रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन S3। ये वैल्यू होती है, आपको याद नहीं रखनी है, सिर्फ इसका सिग्निफिकेंस आपको पता होना चाहिए। लिमिटिंग वैल्यू क्या है? इट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन व्हेन द डाइल्यूशन रीचेस इन्फिनिटी। उसके बाद जब और डाइल्यूशन पॉसिबल नहीं होता, मैक्सिमम हो चुका होता है। एंड यहां से अब एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन की भी डेफिनेशन आप गैस कर सकते हैं।
for 1 mole of a substance when it is diluted by an specified amount of solvent, the enthalpy change occupying is called standard enthalpy of dilution. तो अब यहाँ देख सकते हैं 25 मोल्स ऑफ HCl है S1 इक्वेशन में और S2 में है 40. इंक्रीमेंट ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट ये हुआ है 15 एंड इसके अकम्पाइंग जो एंथैल्पी चेंज होगा आप देख सकते हैं यहाँ पे 72.03 है और यहाँ पे 72.79 है, तो माइनस 0.76 किलो जूल पर मोल का चेंज हो रहा है. इट इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन एंड इट इज कोरस्पॉन्डिंग टू 15 मोल्स ऑफ वाटर. यही आपको नेक्स्ट पेज पे बताया गया है. अगर आपको चाहिए एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन देन सब्सट्रैक्ट S1 फ्रॉम S2. उससे क्या होगा, जो S1 इक्वेशन में HCl के साथ एक्वस के 25 मोल्स थे उसमें ऐड कर दिए 15 मोल. यू विल गेट HCl 40 HCl विद 40 एक्वस मोल्स एंड इनके इन 15 मोल्स के कोरिस्पोंडिंग जो एंथैल्पी चेंज कंबाइन करा है दैट इज माइनस 0.76 किलो जूल पर मोल. इट इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन. दिस वैल्यू माइनस 0.76 किलो जूल पर मोल of delta H is the enthalpy of dilution. It is the heat withdrawn from the surroundings when the addition solvent is added to the solution. अब यहाँ पे आपको confusion हो सकती है थोड़ी. यहाँ पे डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव है एंड इट मींस हीट इज रिलीज्ड इनटू द सराउंडिंग्स एंड यहाँ पे बोल रहा है हीट इज विथड्रॉन फ्रॉम सराउंडिंग्स, यानी सिस्टम ने हीट एब्जॉर्ब करी है. तो उसका साइन होना चाहिए पॉजिटिव, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव है. तो बेसिक कंसेप्चुअल मिस्टेक लग रही है यहाँ पे, लेकिन ऐसा नहीं है. इतनी बेसिक मिस्टेक नहीं कर सकती है एनसीईआरटी. सो आई हैव ट्राइड अंडरस्टूड दिस कंसेप्ट इन दिस वे. लेट्स से वी हैव दिस सॉल्यूशन ऑफ HCl प्लस वाटर एंड वी आर कॉलिंग इट सिस्टम. एंड इसके बाहर का जो एरिया है हमने देखा था सिस्टम के अलावा जो कुछ भी होता है एट द स्टार्टिंग ऑफ दिस चैप्टर वो सराउंडिंग ही होता है. तो हमारे पास सराउंडिंग में लेट्स से ग्लास ऑफ वाटर है जिससे हम पानी इस सॉल्यूशन में ऐड कर रहे हैं, मींस सॉल्वेंट यहां से ऐड कर रहे हैं. तो वी आर एडिंग नथिंग बट हीट फ्रॉम सराउंडिंग्स ओनली बिकॉज ये सॉल्वेंट, ये जो बाहर से सॉल्वेंट हम ऐड कर रहे हैं यही एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन को इंक्रीज करने में हेल्प करता है. एज वी आर डाइल्यूटिंग द सॉल्यूशन वैसे ही एंथैल्पी इंक्रीज कर दिया सॉल्यूशन की अप टू इनफाइनाइट डाइल्यूशन. तो वी कैन से दैट वी आर विड्राइंग हीट फ्रॉम सराउंडिंग्स बिकॉज सॉल्वेंट को भी तो हम सराउंडिंग से ही ले रहे हैं. तो ये एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन हो सकता है इस लाइन का, वरना कंसेप्चुअली तो ये रॉन्ग ही दिखता है कि हीट विड्रॉन नहीं है, हीट रिलीज होनी चाहिए क्योंकि नेगेटिव साइन है. सो दिस कैन बी अ लॉजिकल वे ऑफ एक्सप्लेनिंग दिस कंसेप्ट. The enthalpy of dilution of solution is dependent on the original concentration of the solution and the amount of solvent added. तो जितना ज़्यादा ऐड करते जा रहे हैं हम सॉल्वेंट, हमने पीछे एंथैल्पी की वैल्यू से देखा था, उतना ही ज़्यादा एंथैल्पी की वैल्यू भी इंक्रीज करी है एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन. तो अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट पे तो डिपेंड कर ही रही है. But if you look closely to the values of enthalpy of solution that are provided to you, ये ओरिजिनल यानी इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन उस पर भी डिपेंड करिए. जैसे पहले 69 थी उसके बाद 72 हो रही है. ऐड यहाँ भी 15 एक्वस ही हो रहे हैं, 10 से देखिए 25 तक जा रहा है. ऐड यहाँ भी 15 ही मोल्स ऑफ वाटर ही हो रहे हैं, लेकिन 69 से 72 चली गई. यहाँ पे फिर 40 तक भी 15 ही ऐड हुए, लेकिन 0.3 से लेके 0.7 यानी 0.76 ही इंक्रीज हुई यहाँ पे. यानी कि ये एक एक्चुअल कंसेप्ट यहाँ से बन रहा है. दोनों चीजें तो आपको दिख ही रही है यहाँ से, लेकिन एक कंसेप्ट भी आपको पता होना चाहिए कि एग्जैक्ट वैल्यूज आपको गिवन है. ओरिजिनल कंसंट्रेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी जितनी ज्यादा ओरिजिनल कंसंट्रेशन होगी सॉल्यूशन की ऑलरेडी, एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन की उतनी वैल्यू कम होगी ऑलरेडी जितनी वैल्यू है उसकी कंसंट्रेशन की. और अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा होगी एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन की वैल्यू. तो इन दोनों के अपोजिटली बिहेवियर है इसका, ओरिजिनल कंसंट्रेशन के साथ और अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट के साथ. So that's how we end up the concept of enthalpy. Now the last and the most important, you can say, concept of this chapter is spontaneity, and it is at the heart of the second law of thermodynamics. इसलिए it is not the least obviously. The first law of thermodynamics tells us about the relation between the heat absorbed and the work performed on or by a system. So delta U equals to Q plus W. ये था हमारा first law of thermodynamics. Definitely
हीट और वर्क की रिलेशनशिप बता रहा है ये, बट इट पुट्स नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द डायरेक्शन ऑफ द हीट फ्लो. So the first law tells us that when a system absorbs heat उसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, और जब वो रिलीज करता है हीट को सराउंडिंग में तो इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो जाती है. लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं बताता कि अंडर व्हाट कंडीशन सिस्टम एब्जॉर्ब्स हीट और किन कंडीशंस में वो रिलीज करता है, यानी डायरेक्शन ऑफ हीट के बारे में वो कुछ नहीं कहता हो. दैट्स एग्जैक्टली व्हाट टोल्ड टू अस बाय दिस सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. However, the flow of heat is unidirectional from higher temperature to lower temperature. In fact, all naturally occurring processes, whether physical or chemical, tend to proceed spontaneously in one direction only. For example, a gas expanding to fill the available volume, burning carbon dioxide, giving off CO2. So these are natural processes. I need not to mention them. Gas expanding and burning of carbon or any hydrocarbon in dioxide combustion process. Both of these are natural, and these processes occur naturally or spontaneously in one direction only. ये भी मुझे बताने की जरूरत नहीं है, कॉमन चीज है ये भी. गैस को अगर एक जगह आप रख दें तो वो एक्सपैंड ही करेगी अपने आप स्पॉन्टेनियसली, कंप्रेस नहीं हो जाएगी अपने आप, आपको वर्क करना पड़ेगा उसको कंप्रेस करने के लिए. एंड दूसरा, कार्बन में अगर आप आग लगा के छोड़ दें यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो वो CO2 को तो अपने आप स्पॉन्टेनियसली पहुंच जाएगा, वो जल के ऑक्सीडेशन हो गया कार्बन की. लेकिन CO2 को अगर आप रख दें ऐसे ही या फिर कुछ अरेंजमेंट करें, आग लगा दें अगर उसमें तो उससे कार्बन दोबारा नहीं बन जाएगा. इट शोज दैट ऑल नेचुरली अकरिंग प्रोसेस प्रोसीड स्पॉन्टेनियसली इन वन डायरेक्शन ओनली, बट हीट विल नॉट फ्लो फ्रॉम कोल्डर बॉडी टू वार्मर बॉडी ऑन इट्स ओन. एंड ये हम देखने वाले हैं रेफ्रिजरेटर के केस में ऐसा होता है, कोल्डर बॉडी से वार्मर बॉडी में हीट जाती है, आपको वर्क करना पड़ता है उसमें, अपने आप ऐसा नहीं होता, ये स्पॉन्टेनियस चेंज नहीं है. The gas in a container will not spontaneously contract into one corner. वही बात है, एक्सपेंशन तो अपने आप हो जाता है, गैस का कंप्रेशन नहीं होगा अपने आप, स्पॉन्टेनियस चेंज नहीं है ये. एंड CO2 will not form carbon and dioxygen spontaneously, while carbon and dioxygen when set on fire will form CO2 spontaneously, because spontaneous changes, natural changes occur in one direction only. These and many other spontaneously occurring changes show unidirectional change. अब आपको पीछे कुछ एग्जाम्पल्स दिखा दिए गए हैं स्पॉन्टेनियस चेंज के, तो आपके दिमाग में ये कॉमन ऑब्जर्वेशन हो सकती है कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन इज द वन विच अकर्स इमीडिएटली, क्योंकि जब कार्बन में फायर सेट की जाती है तो इमीडिएटली वो CO2 फॉर्म कर देता है, और गैस भी एक्सपैंड इमीडिएटली की जाती है, एंड हीट एक्सचेंज भी हाइयर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर पे इमीडिएटली हो जाता है. तो आपके दिमाग में एक कॉमन परसेप्शन हो जाएगा कि स्पॉन्टेनियस चेंज वही होता होगा जो इमीडिएटली होता है, लेकिन ऐसा नहीं है. दिस मिथ इज बस्टेड बाय NCERT हियर. टेक द कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मिक्स्ड एट रूम टेम्परेचर and left for many years without observing any perceptible change. Although the reaction is taking place between them, it is at an extremely slow rate. So but the reaction is still called a spontaneous reaction. So spontaneity has nothing to do with fast rate, जैसा कि आपको पीछे उन एग्जांपल से लग सकता है कि इमीडिएटली होती है, ऐसा नहीं है. एंड यहाँ से आपको एग्जैक्ट डेफिनेशन मिलने वाली है स्पॉन्टेनियस चेंज की, कैसे होता है एंड उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है. उससे पहले जो एग्जांपल यहाँ पे लिया था हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, ये आपको याद होना चाहिए कि इनके बीच में रूम टेम्परेचर पे जो रिएक्शन होती है, आप उसको बहुत एक्सट्रीमली स्लो रेट पे होती है. उसका रीजन क्या है? हाइड्रोजन आप नेक्स्ट चैप्टर में नहीं देखेंगे, हाइड्रोजन वाले चैप्टर में देखेंगे दैट इसके बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, इसकी एंथैल्पी मैक्सिमम होती है, इसकी वजह से रूम टेम्परेचर पे इनर्ट होता है, काफी हाई टेम्परेचर पे जाके इसका बॉन्ड ब्रेक होता है, तो इसलिए रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन करेगा नहीं. एंड ऑक्सीजन यहाँ पे इसलिए यूज किया गया क्योंकि क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में हम पढ़ चुके हैं, किसी भी एलिमेंट्स की रिएक्टिविटी चेक करने के लिए उसको हेलोजन या ऑक्सीजन से रिएक्ट किया जाता है, तो इसलिए यहाँ पे ऑक्सीजन यूज किया गया है. एंड यहाँ पे हाइड्रोजन की जगह नाइट्रोजन भी हो सकता था, क्योंकि पी ब्लॉक चैप्टर में देखने वाले हैं नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, वो भी रूम टेम्परेचर पे इनर्ट ही होती है.
तो इधर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ये दोनों हो सकती थी यहाँ पे। एंड ये एग्जांपल्स ऐसे आप लर्न कर सकते हैं कि इनके बीच में अगर रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन होगी तो परसेप्टिबल चेंज नहीं होगा मैनी ईयर्स तक भी। So spontaneity means having the potential to proceed without the assistance of external agency, and this can be understood with the examples that we have seen earlier. अगर हम दो सब्सटेंसेस के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट कर दें फर्स्टली, देन हीट डू नॉट नीड असिस्टेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल एजेंसी टू फ्लो फ्रॉम हायर टू लोअर टेम्परेचर। सिमिलरली अगर गैस को अगर हम किसी एरिया में किसी स्पेस में फिक्स कर दें तो इट डजंट नीड एनी एक्सटर्नल एजेंसी असिस्टेंस टू एक्सपेंड फ्रॉम इट्स लोअर कंसंट्रेशन टू, बेसिकली कंसंट्रेशन कुछ नहीं होता इसमें। A gas will expand from its higher partial pressure to lower one, यानी spontaneous change होगा। कंसंट्रेशन टर्म हम जनरली सॉल्यूशंस के लिए यूज करते हैं। एंड यहाँ पे आपको अब समझ में आ गया होगा मुझे लगता है कि जो स्पॉन्टेनियस चेंज होता है वो प्रोसीड करता है विदाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल एजेंसी, उसमें जरूरत नहीं होती इसकी। और इट डज नॉट टेल अबाउट द रेट ऑफ द रिएक्शन और प्रोसेस, रेट के बारे में कुछ नहीं कहता, हमने पीछे भी देख लिया एग्जांपल से। स्लो रेट पे भी हो सकता है और फास्ट पे भी हो सकता है, कोई एक जनरल इसका आप रूल नहीं बना सकते इसके रिगार्डिंग। अनदर एस्पेक्ट इज दैट इट कैन नॉट रिवर्स ऑन देयर ओन। इसी से आप ये समझ सकते हैं कि दे प्रोसीड विदाउट द असिस्टेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल एजेंसी, means their proceeding doesn't require the assistance of any external agency, but their reversal always do require an external agency. They cannot reverse on their own, and that's how a general statement about spontaneous processes is made. It is an irreversible process and may only be reversed by some external agency. नाउ इज डिक्रीज इन एंथैल्पी अ क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनिटी। हमने पीछे देखा था कि हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर यानी हायर हीट जहां है उससे लोअर हीट तक स्पॉन्टेनियस चेंज होता है, यानी डिक्रीज इन एंथैल्पी हो रही है स्पॉन्टेनियस चेंज में। तो ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आ सकता है कि क्या डिक्रीज इन एंथैल्पी एक क्राइटेरिया होता है स्पॉन्टेनियस का, क्या इसी से हम पहचान सकते हैं किसी स्पॉन्टेनियस चेंज को? लेट्स फाइंड आउट इन दिस पैराग्राफ इज इट ट्रू और नॉट। we if we examine the phenomena like flow of water down a hill or flow of a stone on the ground, we find there's a net decrease in potential energy in the direction of change. तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh, एंड जैसे जैसे हाइट डिक्रीज करती है वैसे पोटेंशियल एनर्जी भी डिक्रीज करती है, that we know from physics. So by analogy we may be tempted to state that a chemical reaction is spontaneous in a direction in which decrease in energy is taking place, as in the case of a exothermic reaction. तो यहाँ पे एग्जाम्पल लिए गए हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, HCl एंड H2O, सब में हीट रिलीज हो रही है, तो ऑल ऑफ दीज आर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। बट इवन एंडोथर्मिक रिएक्शंस आर स्पॉन्टेनियस, सो ये स्पॉन्टेनियस का क्राइटेरिया नहीं हो सकता। डिक्रीज इन एंथैल्पी आगे हम देखेंगे। Now let us examine the following reaction. N2 plus O2 gives NO2. This is endothermic, and carbon is adding to sulfur to give carbon disulfide. This is again endothermic reactions. These reactions, though endothermic, are spontaneous. एंड यहाँ पे एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस के डायग्राम भी आपको गिवन है, आपको समझ में आना चाहिए कौन सा एक्सोथर्मिक का कौन सा एंडोथर्मिक का। यहाँ पे देखिए रिएक्टेंट्स की एनर्जी ज्यादा है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन इसको बोलेंगे, बिकॉज रिएक्शन होने के बाद जो प्रोडक्ट्स बचे हैं उनकी एनर्जी डिक्रीज हो गई है, लेस हो गई है, यानी रिलीज हो गई है एनर्जी, जो कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस में होती है। एंड इसका जस्ट रिवर्स होता है एंडोथर्मिक प्रोसेस में। प्रोडक्ट्स की एनर्जी ज्यादा है क्योंकि रिएक्टर्स में आपने सप्लाई करी है एनर्जी। हीट एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द सराउंडिंग इन द रिएक्शन एंड हीट रिलीज्ड, heat evolved in the reaction into the surrounding would be in the exothermic reaction. So that's how you recognize these types of diagrams based on enthalpy. So we have seen that for endothermic as well as exothermic reactions, both of them can be spontaneous. So enthalpy, decrease in enthalpy cannot be a criteria for spontaneity. Therefore it becomes obvious that while decrease in enthalpy may be contributory factor for spontaneity,
इट इज नॉट ट्रू फॉर ऑल द केसेस, एंडोथर्मिक भी स्पॉन्टेनियस हो सकती हैं। एंड कंट्रीब्यूटरी इसलिए बोल रहा है यहाँ पे डिक्रीज इन एंथैल्पी को, बिकॉज जो एग्जैक्ट फॉर्मूला आप आगे देखने वाले हैं डेल्टा जी गिब्स फ्री एनर्जी चेंज का, वो बताता है एग्जैक्टली स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन, उसमें डेल्टा एच आती है, यानी कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर उसमें होता है डेल्टा एच का, इसलिए डिक्रीज इन एंथैल्पी कंट्रीब्यूटरी तो हो सकता है, लेकिन सिर्फ यही क्राइटेरिया होता है ऐसा नहीं है। एक सिर्फ जो क्राइटेरिया होता है इंस्टेंट एंथैल्पी, इट इज एंट्रोपी, जो कि आगे डिस्कस किया गया है, एंट्रोपी एंड स्पॉन्टेनिटी। स्पॉन्टेनिटी का एग्जैक्ट क्राइटेरिया एंट्रोपी बताता है ना कि एंथैल्पी। When delta H is zero, there is no change in enthalpy, but still the process might be spontaneous. And it is shown next in the example where we have taken diffusion of two gases into each other in a closed container which is isolated from the surroundings। यानी डेल्टा एच यहाँ पे जीरो है, फिर भी स्पॉन्टेनियस चेंज यहाँ पे कैसे होगा ये दिखाया गया है। डिफ्यूजन ऑफ टू गैसेस इन अ क्लोज कंटेनर, यहाँ पे डेल्टा एच जीरो है। So before the partition, if you were to pick up the gas molecules from the left container, the molecules, the gas A means that molecule would be of gas A, and from right container that would be of gas B। तो इस कंटेनर में दो टाइप की गैसेस हैं, लेफ्ट साइड में हमने गैस A भरी हुई है और राइट साइड में है गैस B, एंड इनके बीच में एक पार्टीशन रखी हुई है। तो जब तक ये पार्टीशन है, हमने ये इसको रिमूव नहीं किया है, तो हमें ये पक्का पक्का श्योर है कि लेफ्ट साइड में गैस ए का मॉलिक्यूल्स होगा, रैंडमली अगर पिकअप करें हम मॉलिक्यूल्स को, और बी साइड में राइट साइड में गैस बी का मॉलिक्यूल्स होगा। When the partition is removed, we are not sure whether the molecules picked are of gas A or gas B. We said that the system has become less predictable or more chaotic. And as you will see next, this is exactly the criteria for spontaneity when the system becomes less predictable or more chaotic। तो spontaneous change का criteria यहाँ पे फुलफिल होता है डेल्टा एच जीरो होने के केस में भी। इससे हमें पता लगा कि डिक्रीज इन एंथैल्पी इज नॉट द क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनिटी। इस एग्जांपल से क्लियर होता है। एंड एक और चीज इस एग्जांपल से हमें सीखने को मिलती है, दैट फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम there is always a tendency for systems energy to become more disordered or chaotic, and this is the criteria for spontaneous change। तो spontaneous change का criteria disorderness या chaos होता है, ना कि decrease in enthalpy। this is shown by this example, and that's where we need to define another thermodynamic function called entropy, and this entropy is manifested as disorderness of the system। Entropy is a measure of degree of randomness or disorderness in the system. Greater is the disorder in an isolated system, higher is the entropy। As far as chemical reaction is concerned, this entropy change can be attributed to rearrangement of ions or atoms or ions from one pattern in the reactants to another in the product। So disorderness हो गई एंट्रोपी का मेजर। एंड एटम्स और आयंस अगर एक रिएक्टेंट्स में किसी तरह से अरेंज है और दूसरी तरह से प्रोडक्ट्स में अरेंज हो गए, तो ये आप एट्रीब्यूट कर सकते हैं एंट्रोपी को इन अ केमिकल रिएक्शन। इफ द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्ट इज वेरी मच डिसऑर्डर्ड देन दैट ऑफ रिएक्टेंट्स, देयर विल बी अ रिजल्टेंट इंक्रीज इन एंट्रोपी। तो यही क्राइटेरिया होता है एंट्रोपी का, इंक्रीज इन डिसऑर्डरनेस ऑफ द सिस्टम। Decrease in regularity or orderness again would be the criteria for the structure, would mean increase in entropy। decrease in regularity और orderness, basically disorderness increase हो गया और orderness decrease हो गई या regularity decrease होगी, both means the same, both will result in increase in entropy। For a given substance, the crystalline solid state is the state of lowest entropy, most ordered। The gaseous state is that of highest entropy, यानी least ordered। तो आयनिक कंपाउंड से क्रिस्टल्स में आयंस की पोजीशन फिक्स होती है, यानी उनकी एक पर्टिकुलर शेप या स्ट्रक्चर होती है, ऑर्डर्ड कंडीशन होती है, इसलिए उनकी एंट्रोपी लोअर मोस्ट होती है उस केस में। एंड गैसियस स्टेट में मॉलिक्यूल्स होते हैं गैसेस के विच आर इन रैंडम मोशन, एंड उनकी कोई फिक्स पोजीशन नहीं होती, इसलिए इनमें हाईएस्ट एंट्रोपी पाई जाती है। दीज आर ऑब्वियस पॉइंट्स।
Entropy, like any other thermodynamic property such as internal energy and enthalpy, is a state function, and that's how delta S is independent of path. तो ये तो मैंने स्टार्टिंग ऑफ दिस चैप्टर में भी आपको बता दिया था कि वर्क डन और हीट एनर्जी क्यू एंड डब्ल्यू, इन दोनों के अलावा सारे स्टेट फंक्शन होते हैं, सिर्फ ये दोनों पाथ फंक्शंस हैं. Whenever heat is added to the system, it increases the molecular motions, causing increased randomness in the system. Thus, heat has a randomizing influence. तो अब यहाँ पे फॉर्मूला तैयार करने की कोशिश की जा रही है एंट्रोपी का. हीट अगर ऐड करते हैं किसी भी सिस्टम में, तो क्योंकि रैंडमनेस उससे इंक्रीज होती है अमंग द मॉलिक्यूल्स, और रैंडमनेस यानी डिसऑर्डरनेस क्राइटेरिया होता है एंट्रोपी का, तो हीट यानी क्यू इंक्रीज कर रही है डेल्टा एस को, ये पहला चीज. एंड अ सिस्टम एट अ हायर टेम्परेचर हैज ग्रेटर रैंडमनेस देन द वन एट लोअर टेम्परेचर. तो ये हम वाटर के एग्जांपल से समझ सकते हैं. लेट्स से लोअर टेम्परेचर का हम 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे का एग्जांपल लें, तो आइस की फॉर्म में होता है वाटर, एंड रैंडमनेस वहां पे बिल्कुल नहीं होती, ऑर्डर्ड पोजीशन होती है वाटर मॉलिक्यूल्स की, एक जगह पे फिक्स होते हैं. तो लो टेम्परेचर पे रैंडमनेस वहां पे नहीं होती, लेकिन हायर टेम्परेचर पे अगर 100 से ऊपर की बात करें वाटर वेपर्स की, तो रैंडमनेस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है क्योंकि गैसियस फेज में चला जाता है. तो दिस इज डेफिनेटली ट्रू. Higher temperature means greater randomness. Thus, the temperature is the measure of the average chaotic motion of the particle in the system. Temperature is the measure of average kinetic energy also, which is the one which is causing motion. So that's why chaotic motion का temperature measure होता है average chaotic motion का, ऐसा बोल सकते हैं. Heat added to the system at lower temperature causes greater randomness than the same quantity of heat added at a higher temperature. This point you should understand very carefully. लोअर टेम्परेचर पे जितनी हीट आप ऐड करेंगे वो ज्यादा रैंडमनेस क्रिएट करेगी एज कम्पेयर टू हायर टेम्परेचर. ऐसा इसलिए होता है, इसको आप एग्जांपल से समझ सकते हैं. लेट्स से रूम टेम्परेचर पे आप कुछ हीट ऐड कर रहे हैं, तो उससे कुछ अमाउंट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर होगा, लेकिन अगर आप 100 से ऊपर ऑलरेडी सिस्टम का टेम्परेचर है, वहां पे वही हीट ऐड कर रहे हैं, तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा चेंज इन टेम्परेचर में, क्योंकि ऑलरेडी वो बहुत हीट पे है. उस थोड़ी सी हीट की वजह से उस टेम्परेचर ऑफ दैट सिस्टम, उस पर कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा. लेकिन लोअर टेम्परेचर में उसी हीट पे फर्क पड़ेगा, काफी ज्यादा चेंज इन टेम्परेचर हो जाएगा. तो ये एक क्राइटेरिया होता है. चेंज इन टेम्परेचर इज द वन विच क्रिएट्स रैंडमनेस. यहाँ पे एब्सोल्यूट टेम्परेचर की बात की जा रही है. तो लोअर टेम्परेचर पे क्योंकि वही हीट ज्यादा चेंज इन टेम्परेचर करेगी एज कम्पेयर टू हायर टेम्परेचर, इसलिए लोअर टेम्परेचर पे हीट एडेड कॉजेज ग्रेटर रैंडमनेस. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. दिस सजेस्ट दैट द एंट्रोपी चेंज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर. ध्यान रखिए यहाँ पे टेम्परेचर चेंज नहीं है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर है. इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है एंट्रोपी एब्सोल्यूट टेम्परेचर के. डेल्टा एस इज दस रिलेटेड विद क्यू एंड टी फॉर अ रिवर्सिबल रिएक्शन एज. तो इन दोनों के लिए रिवर्सिबल रिएक्शन में डेल्टा एस का क्या रिलेशन होता है, ये आगे दिया हुआ है. क्यू रिवर्सिबल डिवाइड बाई टी, ये एग्जैक्ट फॉर्मूला आप बना सकते हैं क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शन था ना हीट के इनवर्सली प्रोपोर्शन टेम्परेचर के, तो एग्जैक्ट फॉर्मूला आप निकाल सकते हैं यहाँ से. The total entropy change as total, that is delta S system plus surrounding, should be greater than 0 for a spontaneous process. यानी डेल्टा एस पॉजिटिव होना चाहिए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए. डेल्टा एस चेंज इन एंट्रोपी पॉजिटिव मींस एंट्रोपी इंक्रीज करनी चाहिए फ्रॉम रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट्स फॉर अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन. एंड एज अल्टरनेटिवली आप याद रख सकते हैं कि नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए डेल्टा एस नेगेटिव होगा. And when a system is in equilibrium, the entropy is maximum and the change in entropy is zero. ये हमने स्टार्टिंग ऑफ दिस चैप्टर में ही पढ़ा था. मैक्रोस्कोपिक जो प्रॉपर्टीज होती हैं सिस्टम की, उनकी वैल्यू कांस्टेंट होती है एट इक्विलिब्रियम कंडीशन. एंट्रोपी इज वन ऑफ दोज प्रॉपर्टीज, तो इसकी भी वैल्यू कांस्टेंट होगी, मैक्सिमम होगी एट इक्विलिब्रियम. मैक्सिमम इसलिए क्योंकि जब प्रोसेस हो रही होती है तो लोअर एंट्रोपी से हायर एंट्रोपी की तरफ होती है, तो जब प्रोसेस खत्म होती है इक्विलिब्रियम आता है तो मैक्सिमम होती है, हायर होती ही है एंट्रोपी, तो इसलिए एंट्रोपी होगी मैक्सिमम. इसी डायरेक्शन में स्पॉन्टेनियस चेंज होता है एंड चेंज इन एंट्रोपी जीरो हो रहा होता है इक्विलिब्रियम पे. इसका मतलब सिस्टम और सराउंडिंग की एंट्रोपी सेम होती है एट इक्विलिब्रियम कंडीशन, कोई चेंज नहीं हो रहा होता एंट्रोपी में. We can say that entropy for a spontaneous process increases, reaches maximum, and at equilibrium the change in entropy is zero. System और surrounding की
बराबर हो जाती है एंट्रोपी तो चेंज जीरो हो जाता है इक्विलिब्रियम पे। एंड रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए आप सिस्टम की चेंज इन एंट्रोपी ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा सिस्टम। यहाँ पे हीट सिर्फ सब्स्टिट्यूट कर देनी होगी आपके सिस्टम के लिए, तो रिवर्सिबल कंडीशन के आपके पास सिस्टम की चेंज इन एंट्रोपी आ जाएगी। वी फाइंड दैट बोथ फॉर रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल एक्सपेंशन फॉर आइडल गैस अंडर आइसोथर्मल कंडीशन डेल्टा यू इज जीरो। ये हमने पीछे भी देख लिया था इस चैप्टर में, आइसोथर्मल प्रोसेस जहाँ पे आती है। आइसोथर्मल का मतलब ये होता है कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो है, क्योंकि चेंज इन इंटरनल एनर्जी हम टेम्परेचर चेंज से ही मेजर करते हैं, तो इसलिए आइसोथर्मल पे डेल्टा यू जीरो होगा, चाहे रिवर्सिबल हो या इरिवर्सिबल प्रोसेस हो। इन दोनों के फॉर्मूला भी हमने वहां देख लिए थे। बट डेल्टा एस टोटल इज नॉट जीरो फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस, बेसिकली इंक्रीज होता है इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए डेल्टा एस टोटल। एंड ये तो एंट्रोपी और स्पॉन्टेनिटी की जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है उसकी डेफिनेशन में आता है दैट इट इज एन इरिवर्सिबल प्रोसेस, तो उसके लिए तो स्पॉन्टेनियस चेंज जीरो होगा ही नहीं, इरिवर्सिबल प्रोसेस के डेल्टा एस जीरो नहीं होगा। सो दस वी कैन से दैट डेल्टा यू डज नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन इरिवर्सिबल एंड रिवर्सिबल प्रोसेसेस बट डेल्टा एस डज। तो डेल्टा यू आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए दोनों के लिए ही जीरो होता है, यानी इन दोनों में डिस्क्रिमिनेट नहीं करता डेल्टा यू, दोनों के लिए ही इसकी वैल्यू जीरो होती है आइसोथर्मल के केस में। लेकिन डेल्टा एस इनमें जरूर करता है, इरिवर्सिबल के लिए जीरो नहीं होता। रिवर्सिबल के लिए हो सकता है अगर एंट्रोपी सिस्टम और सराउंडिंग की सेम हो जाए तो चेंज इन एंट्रोपी जीरो हो जाएगा रिवर्सिबल के लिए, लेकिन इरिवर्सिबल के तो डेफिनेटली जीरो नहीं होता। इसलिए डेल्टा एस डिस्क्रिमिनेट यानी इन दोनों में डिफ्रेंशिएट कर सकता है इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल प्रोसेस में, ना कि डेल्टा यू फॉर आइसोथर्मल कंडीशंस। ये कंसेप्ट आपको यहाँ पे बताया जा रहा है। नाउ द 10th एग्जांपल ऑफ दिस चैप्टर, प्रिडिक्ट इन विच द फॉलोइंग डायरेक्शन एंट्रोपी इंक्रीजेस और डिक्रीज। तो किस डायरेक्शन में एंट्रोपी किस प्रोसेस में इंक्रीज कर रही है, किस में डिक्रीज, ये आपको बताना है। एंड अ लिक्विड क्रिस्टलाइज इनटू अ सॉलिड इज द फर्स्ट एग्जांपल। लिक्विड से सॉलिड में जा रहे हैं, रैंडमनेस डिक्रीज कर रही है, ऑर्डरनेस इंक्रीज कर रही है, डिसऑर्डरनेस डिक्रीज कर रही है, इसका मतलब एंट्रोपी डिक्रीज करेगी पहले केस में। एंड ऑलरेडी मैंने लिख दिया तीनों केस में बाकी इंक्रीज कर रही है एंट्रोपी। आइए देखते हैं कैसे। सेकंड केस में टेम्परेचर ऑफ अ सॉलिड इज इंक्रीज फ्रॉम 0 to 115 केल्विन, तो टेम्परेचर इंक्रीज होने से हीट आएगी सिस्टम में और डिसऑर्डरनेस यानी रैंडमनेस बढ़ेगी, तो डेफिनेटली एंट्रोपी यहाँ पे इंक्रीज होगी। एंड इन द थर्ड एग्जांपल, सॉलिड इज कन्वर्टिंग इनटू टू गैसियस प्रोडक्ट्स एंड गैसियस प्रोडक्ट्स आने के से रैंडमनेस इंक्रीज होगी, तो एंट्रोपी यहाँ भी इंक्रीज होगी। एंड इन द फोर्थ एग्जांपल, अ मॉलिक्यूल इज ब्रेकिंग डाउन इनटू टू गैसियस एटम्स, तो एक से दो हमें गैसियस एटम्स मिल रहे हैं, जितने ज्यादा गैसियस एटम्स उतनी ज्यादा रैंडमनेस है, तो अगेन यहाँ पे भी रैंडमनेस इंक्रीज हो रही है। आप आंसर्स इनके सॉल्यूशंस में यहाँ पे देख सकते हैं, पहले में डिक्रीज और बाकी तीनों में इंक्रीज हुई मिलेगी आपको आंसर्स के अंदर। प्रोडक्ट्स डिफरेंस हाइयर एंट्रोपी मींस इंक्रीज हो रही है रिएक्टेंट से। एंड 2 moles ऑफ हाइड्रोजन एटम्स हैव हाइयर एंट्रोपी देन 1 mole ऑफ डाइहाइड्रोजन मॉलिक्यूल। ये भी इसको कह रहा है कि एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है इन तीनों केसेस में। नाउ एग्जांपल 6.11, ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन। इसकी आपको इक्वेशन यहाँ पे गिवन है, एंड एंट्रोपी चेंज इज गिवन टू बी दिस मच at this temperature in spite of the negative entropy change of this reaction why the reaction is spontaneous, ऐसा आपको पूछा है। and delta H for the reaction is also provided to you। तो हमने देखा था कि पॉजिटिव होना चाहिए सिस्टम प्लस सराउंडिंग का एंट्रोपी चेंज फॉर अ रिएक्शन टू बी स्पॉन्टेनियस। नेगेटिव होते हुए भी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस क्यों है, ऐसा आपसे पूछा है। तो यहीं से आपको समझ में आ रहा होगा कि ये सिस्टम प्लस सराउंडिंग का नहीं है, ये रिएक्शन के साथ एंट्रोपी चेंज गिवन है, तो सिर्फ सिस्टम का एंट्रोपी चेंज है ये। सराउंडिंग वाले के लिए आपको डेल्टा एच यानी क्यू की वैल्यू दी है और टेम्परेचर गिवन है, तो क्यू डिवाइड बाई टी होता है एंट्रोपी का फॉर्मूला। तो वहां से सराउंडिंग की आप निकाल लेंगे और उन दोनों को जोड़ेंगे, उनका सम देखेंगे। अगर वो पॉजिटिव हुआ तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, अगर वो भी नेगेटिव रहा तब हम बोल सकते हैं कि ये नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। तो डेल्टा एच इस रिएक्शन का नेगेटिव है, इसका मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, यानी हीट सराउंडिंग में रिलीज हो रही है और सराउंडिंग की फिर रैंडमनेस इंक्रीज होगी, यानी डेल्टा एच पॉजिटिव होगा सराउंडिंग के लिए। यहां से क्लियर हो रहा है ये
एंड आगे इस क्वेश्चन में देखिए नेगेटिव नेगेटिव ये खेला गया है, आपको ये खेलने की कोई जरूरत नहीं है, कंसेप्चुअली स्ट्रॉन्ग रहिए आप। डेल्टा एच का साइन देख के आपने पता लगा लिया, अब कंसेप्चुअली आपको पता है कि रैंडमनेस इंक्रीज होगी सराउंडिंग्स में, तो उसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी। तो सिर्फ ये न्यूमेरिकल वैल्यू रखिए और इसको 298 केल्विन टेम्परेचर डिवाइड कीजिए, this much of delta surroundings value you will get। now total entropy change surrounding plus system, तो यहाँ से आपको देख लीजिए ये 5000 वैल्यू में से ये 500 वाली डिक्रीज करिए तो अराउंड 5000 के पास आ जाएगी पॉजिटिव में। दैट एस टोटल मीन्स एंट्रोपी डेल्टा एस चेंज इन एंट्रोपी इज पॉजिटिव, दिस शोज दैट द अबो रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। सो वो इल्यूजन था सिर्फ जब आपको सिस्टम की ही चेंज इन एंट्रोपी दी थी जो नेगेटिव आ रही थी, दोनों का टोटल कीजिए, दोनों का टोटल पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। दैट्स हाउ यू चेक टोटल एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम प्लस सराउंडिंग्स, दिस इज द क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनिटी, नॉट ओनली सिस्टम और ओनली सराउंडिंग्स। Now Gibbs energy is introduced here, an important concept to decide the spontaneity of a reaction. Most of the chemical reaction fall into the category of closed systems or open systems, and therefore most of them involve changes in both enthalpy and entropy। तो क्लोज्ड सिस्टम में भी एंथैल्पी चेंज हो सकता है, ओपन में तो होता ही है, सिर्फ आइसोलेटेड सिस्टम्स में एंथैल्पी चेंज जीरो होता है, ये हमने स्टार्टिंग ऑफ दिस चैप्टर में देख लिया था। एंड मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शंस, ये पहले तो हमने देखा था कि फ्लास्क और ट्यूब्स वगैरह में होते हैं, वो हो गए ओपन सिस्टम्स। इसके अलावा जो बोम कैलोरीमीटर हमने देखा था वो भी क्लोज सिस्टम था, यानी आइसोलेटेड सिस्टम, यानी थर्मल फ्लास्क वो तो हमें कहीं कहीं देखने को ही नहीं मिल रहे थर्मोडायनेमिक्स में, एटलीस्ट इस चैप्टर में तो। इसलिए मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस अकर fall in the category of closed और open system। this statement must be clear to you, क्योंकि यूज ही नहीं हो रहा है यहाँ पे, वो एक स्पेसिफिक कंडीशन होती है, सारी रिएक्शंस में अप्लाई नहीं करते हम, कुछ स्पेसिफिक केसेस के लिए यूज की जाती है। मोस्ट ऑफ द रिएक्शन फॉल इनटू दीज टू कैटेगरी, क्लोज्ड और ओपन, एंड बोथ ऑफ देम इन्वॉल्व एंथैल्पी चेंजेस आल्सो। इसलिए स्पॉन्टेनिटी का क्राइटेरिया सिर्फ एंट्रोपी को ही नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि एंथैल्पी भी इन्वॉल्व होती है मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस में। therefore neither decrease in enthalpy nor increase in entropy alone can determine the direction of spontaneous change। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमें कोई ऐसी क्वांटिटी बनानी होगी which can solely define the direction of spontaneous change, and for that purpose only we define another term Gibbs energy which includes both of these। we define another thermodynamic function called Gibbs energy or Gibbs function as G is equal to H minus TS। एंड ये जो फॉर्मूला है गिब्स एनर्जी का, इसका कोई डेरिवेशन नहीं गिवन है एनसीईआरटी में, तो इसके लिए आप सिर्फ आइडिया लगा सकते हैं कैसे आया हुआ है फॉर्मूला। गिब्स एनर्जी रिलेट करती है स्पॉन्टेनिटी इन टर्म्स ऑफ बोथ एंट्रोपी एंड एंथैल्पी, दोनों के टर्म्स में डिफाइन करता है। तो ये एच और एस तो इसमें आएंगे ही, ये तो ऑब्वियस है क्योंकि इन्हीं की टर्म्स में ये बता रहा है। एंड ये जो एग्जैक्ट अरेंजमेंट है एंथैल्पी की और एंट्रोपी की, ये आप गैस कर सकते हैं इनके डायमेंशन से। एंथैल्पी का डायमेंशन होता है सेम एज गिब्स एनर्जी, एनर्जी के होते दोनों के। एंड एंट्रोपी आप जानते हैं एच डिवाइड बाई टी होता है, तो एच डिवाइड बाई टी आप एस की जगह लिख लीजिए, तो टी से टी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी एच ही बच जाएगा, तो टी एस के भी डायमेंशन एच के बराबर होते हैं, तो तीनों के ही डायमेंशन यहाँ पे एनर्जी के बराबर हो रहे हैं। अब साइन की बात करते हैं, आप अब आगे देखेंगे कि डेल्टा जी की वैल्यू, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज की वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए फॉर एनी स्पॉन्टेनियस चेंज। इसी के लिए ये लाया गया है फंक्शन गिब्स एनर्जी स्पॉन्टेनिटी बताने के लिए, तो इसकी वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए। और डिक्रीज इन एंथैल्पी आप जानते हैं क्राइटेरिया हो सकता है, कंट्रीब्यूटरी होता है स्पॉन्टेनिटी के लिए, स्पॉन्टेनियस चेंज के लिए, तो इसके लिए इसके साथ एच के साथ यहाँ पे पॉजिटिव साइन रखा गया है, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू होनी चाहिए डेल्टा जी की। एंड डिक्रीज इन एंथैल्पी यानी डेल्टा एच की वैल्यू ऑलरेडी नेगेटिव होती है स्पॉन्टेनिटी के लिए, इसके इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव साइन है। और एंट्रोपी क्योंकि इंक्रीज करती है स्पॉन्टेनियस चेंज में, डेल्टा एस पॉजिटिव होता है, तो इसके सामने यहाँ पे नेगेटिव साइन लगाया गया है डेल्टा एस के सामने टू मेक इट नेगेटिव, बिकॉज डेल्टा जी नेगेटिव होना चाहिए फॉर स्पॉन्टेनियस चेंज। एंड इसके सामने आ रहा है ये डेल्टा एस, इसलिए नेगेटिव साइन लगाया गया है यहाँ पे टू मेक इट नेगेटिव। तो इसलिए इस फॉर्मूला की अरेंजमेंट ऐसे आप समझ सकते हैं।
एंड गिब्स फंक्शन इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है ना स्टेट फंक्शन, क्योंकि सीधे सीधे ये रिलेट कर रहा है एंथैल्पी को। एंथैल्पी भी एक्सटेंसिव होती है और स्टेट फंक्शन होती है, दोनों ही चीज़ें इस पे वैलिड हैं। ये हम ऑलरेडी देखाए हैं जहाँ पे एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी आती है और स्टेट फंक्शन होती है, तो हमें पता ही है। तो क्योंकि इस पे डायरेक्टली डिपेंड कर रही है, तो इससे आप समझ सकते हैं कि गिब्स एनर्जी भी एक्सटेंसिव होती है, स्टेट फंक्शन होती है। अब अगर हम लिखना चाहें कांस्टेंट टेम्परेचर पे गिब्स फ्री एनर्जी चेंज डेल्टा जी फॉर द सिस्टम, जी हाँ ये फ्री एनर्जी ही होती है, आप आगे देखेंगे। तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे दैट वुड बी डेल्टा जी वुड बी डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, and usually the substrate system is dropped from air. To write this equation in this way, this is basically done because हम enthalpy changes of the surroundings निकाल ही नहीं सकते, ये हमने अर्लियर इन दिस चैप्टर देख लिया था। इसलिए ये अज्यूम किया जाता है कि डेल्टा एच यहाँ पे सिस्टम का ही होगा। सो ये सारी टर्म सिस्टम से एसोसिएटेड है, ये अज्यूम कर लिया जाता है और ये सिस्टम सबस्क्रिप्ट ड्रॉप कर दिया जाता है। दिस इक्वेशन इज रेफर टू एज द गिब्स इक्वेशन। स्पॉन्टेनिटी ऑफ ए रिएक्शन को ये बताती है। Dimensionally, if you analyze, delta H has same units of energy because both delta H and T delta S are in energy terms. सबकी यूनिट्स जूल होती है, एनर्जी है, फ्री एनर्जी। If the system is in thermal equilibrium with the surroundings and the temperature of the surrounding is same as that of the system, तो चेंज इन टोटल चेंज इन एंट्रोपी जीरो होता है फॉर अ सिस्टम इन इक्विलिब्रियम। एंड उन दोनों को अगर टेम्परेचर सेम है तभी ये चीज पॉसिबल हो पाएगी। आल्सो द इंक्रीज इन एंथैल्पी ऑफ द सराउंडिंग इज इक्वल टू डिक्रीज इन एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम। बेसिकली यहाँ पे एक स्पॉन्टेनियस चेंज के लिए इक्वेशन डिराइव करने की कोशिश की जा रही है। वी नो स्पॉन्टेनियस चेंज इज फॉलोड बाय अ डिक्रीज इन एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम and therefore delta S surroundings can traditionally written as delta H upon delta T। इसको हम सकते हैं माइनस ऑफ डेल्टा एच सिस्टम अपॉन T means the enthalpy of the system is decreasing but in a spontaneous change and total entropy होती है combination of system plus surrounding। तो इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, डेल्टा एस टोटल इज इक्वल टू डेल्टा सिस्टम प्लस दिस वैल्यू सराउंडिंग की, एंड रीअरेंजिंग द अबव इक्वेशन वी गेट, ये टेम्परेचर को मल्टीप्लाई कर दीजिए LHS में एंड डेल्टा एस सिस्टम के साथ, देन विल गेट दिस इक्वेशन। बट फॉर अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस डेल्टा एस टोटल शुड बी पॉजिटिव, एंट्रैपी चेंज पॉजिटिव होना चाहिए। तो दिस शुड बी पॉजिटिव टी डेल्टा एस सिस्टम माइनस डेल्टा एच सिस्टम, दिस अगेन शुड बी पॉजिटिव एंड वी कैन राइट, क्योंकि डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होती है गिब्स फ्री एनर्जी, उसके टर्म से हम निकालना, तो इसको नेगेटिव में लिखना होगा। नेगेटिव ऑफ डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस शुड बी ग्रेटर देन जीरो, ऐसा भी इस इक्वेशन को लिखा जा सकता है। then this will become negative of Gibbs free energy change should be greater than zero, then positive of delta G would be less than zero। This is the standard equation that we use to define spontaneity। Delta S system is the enthalpy change for a reaction and T delta S is the energy which is not available to do useful work। सो डेल्टा एच इज द नेट एनर्जी और एंथैल्पी अवेलेबल टू अ सिस्टम। अगर इसमें से हम नॉट यूजफुल एनर्जी, नॉट अवेलेबल फॉर यूजफुल वर्क, टी डेल्टा एस निकाल दे, देन विल गेट डेल्टा जी विच इज द नेट एनर्जी अवेलेबल फॉर यूजफुल वर्क। ये जो टी डेल्टा एस है ये एनर्जी एसोसिएटेड विद रैंडमाइज्ड सिस्टम है, यानी डिसऑर्डर्ड सिस्टम है, तो इसको यूजफुल वर्क में यूज नहीं कर सकते ना। ऑर्डर्ड एनर्जी होनी चाहिए यूजफुल वर्क में इस्तेमाल करने के लिए, इसलिए ये इट इज द एनर्जी नॉट अवेलेबल फॉर यूजफुल वर्क। एंड टोटल में से अगर इसको निकाल दें टोटल एंथैल्पी चेंज में से, देन जो बचेगी हमारे पास एनर्जी दैट वुड बी नेट एनर्जी अवेलेबल टू डू यूजफुल वर्क, एंड दस इज द मेजर ऑफ फ्री एनर्जी एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड फ्री एनर्जी ऑफ द रिएक्शन। इसलिए इसको गिब्स फ्री एनर्जी बोलते हैं, नेट फ्री एनर्जी अवेलेबल टू डू यूजफुल वर्क। एंड यहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि डेल्टा जी नेगेटिव होना चाहिए फॉर अ रिएक्शन टू बी स्पॉन्टेनियस। अगर उसका वैल्यू पॉजिटिव हुआ तो यूजफुल वर्क करने के लिए, यानी एज अ एक्सटर्नल एजेंसी एक्ट करने के लिए उसके पास एनर्जी अवेलेबल होगी, लेकिन ऐसा तो नहीं होता। स्पॉन्टेनियस चेंज में
एक्सटर्नल असिस्टेंस की जरूरत ही नहीं होती, दे प्रोसीड विदाउट द असिस्टेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल एजेंसी, इसलिए इसकी वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए, फ्री एनर्जी की वैल्यू नेगेटिव फॉर एनी स्पॉन्टेनियस चेंज. So that's how delta G gives the criteria for the spontaneity at constant pressure and temperature. Basically at variable pressure and temperatures this criteria varies. ये एक टेबल की फॉर्म में हम आगे देखने भी वाले हैं, इसलिए यहाँ के लिए कांस्टेंट इन दोनों की वैल्यूज पे दिया हुआ क्राइटेरिया एज अ जनरल आइडिया. इफ डेल्टा जी इज नेगेटिव देन द प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस. आई हैव एक्सप्लेन्ड यू हाउ दिस हैपेंस. If delta G is positive, there is useful work that can be done, and that's why the process is non spontaneous. इसकी वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए. एंड यहाँ से आप समझ में भी आ रहा होगा कि डेल्टा जी अगर जीरो है तो रिएक्शन वुड बी एट इक्विलिब्रियम. इट इज नीदर स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस. if a reaction has positive enthalpy change and positive entropy change, it can be spontaneous when T delta is large enough to outweigh delta H. This can happen in two ways. तो बेसिकली यहाँ पे ये बोल रहा है कि दोनों अगर पॉजिटिव हैं डेल्टा एच और टी डेल्टा एस की, तो टी डेल्टा एस के आगे क्योंकि नेगेटिव साइन लगा हुआ है तो इसलिए इसकी वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए टू हैव द ओवरऑल इक्वेशन एज नेगेटिव, डेल्टा जी एज नेगेटिव फॉर द रिएक्शन टू बी स्पॉन्टेनियस. एंड टी डेल्टा एस इसकी वैल्यू बड़ी होनी चाहिए एज कंपेयर टू डेल्टा एच. ये मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि एंट्रोपी इंक्रीज ही होती है फॉर अ स्पॉन्टेनियस चेंज. तो ये दो तरीकों में हो सकता है. पहला, द पॉजिटिव एंट्रोपी चेंज ऑफ द सिस्टम कैन बी स्मॉल इन विच द टी मस्ट बी लार्ज. And secondly, the positive entropy change of the system can be large in which t may be small. तो इवेंचुअली इन दोनों ही केसेस में t डेल्टा s की वैल्यू तो लार्ज हो ही रही है, विच इज द अल्टीमेट क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनिटी. डेल्टा एच से बड़ी इसकी वैल्यू होनी चाहिए. द फॉर्मर इज द रीजन, वन ऑफ द रीजंस व्हाई द रिएक्शंस आर ऑफन कैरिड आउट एट हाई टेम्परेचर. तो डेल्टा एस जिन रिएक्शंस में स्मॉल होता है यानी स्पॉन्टेनियसली नेचुरली वो रिएक्शंस नहीं होना चाहती, उन रिएक्शंस को भी हम करवा सकते हैं बाय अप्लाइंग हाई टेम्परेचर, क्योंकि उससे टी डेल्टा एस की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी डेल्टा एच से. अगेन डेल्टा जी नेगेटिव हो जाता है तो स्पॉन्टेनियस हो जाएगी. रिएक्शन हो सकती है वो हाई टेम्परेचर पे अप्लाई करने पे. दैट्स वाई यही रीज़न होता है कि बहुत सारी रिएक्शन हाई टेम्परेचर पे क्यों करवाई जाती हैं, टू मेक देम मोर स्पॉन्टेनियस. Now, how this entropy is related to the second law of thermodynamics that is discussed in this next paragraph. We know that for an isolated system, the change in energy remains constant. Isolated system means delta H constant है and temperature भी constant है, तो डेल्टा U तो जीरो होगा इस केस में. एंड डेल्टा एच जीरो होता है ये हमने ऑलरेडी देख लिया. तो ओवरऑल एनर्जी कांस्टेंट होती है एक आइसोलेटेड सिस्टम के लिए. देयरफॉर the increase in entropy in such a system is the natural direction of the spontaneous change. This is the second law of thermodynamics. तो आप डेल्टा जी की इक्वेशन से इसको कंपेयर कर सकते हैं. अगर आइसोलेटेड सिस्टम है यानी डेल्टा एच वहाँ पे कांस्टेंट है तो टी डेल्टा एस होता है. टी तो टेम्परेचर कांस्टेंट होता ही है. अगर चेंज इन एनर्जी कांस्टेंट है, इंटर एनर्जी कांस्टेंट है, तो सिर्फ डेल्टा उसमें बचा. एंड इंक्रीज इन एंट्रोपी मीन्स अगर उसकी वैल्यू इंक्रीज कर रही है, उसके आगे नेगेटिव साइन है ना, उसकी वैल्यू इंक्रीज कर रही है तो नेगेटिव में वो इंक्रीज कर रही है, मीन्स डेल्टा जी की नेगेटिव में वैल्यू इंक्रीज कर रही है. दैट्स व्हाई वी कैन से फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम इंक्रीज इन एंट्रोपी इज द नेचुरल डायरेक्शन ऑफ द स्पॉन्टेनियस चेंज. वहां पे स्पॉन्टेनियस चेंज होगा एंड दिस इज द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. तो एक बारी स्टेटमेंट आपको क्लियर होनी चाहिए सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की क्या है. For an isolated system, increase in entropy is the natural direction of spontaneous change. ये डेफिनेशन आपसे पूछी जा सकती है. आई होप आपको समझ में आ रही होगी क्यों ऐसा बोला गया है. इस डेफिनेशन ऐसी ही क्यों है ये. This explains why the spontaneous exothermic reactions are so common. In exothermic reaction, heat released by the reaction increases the disorderness of the surroundings and overall entropy change is positive, which makes the reaction spontaneous. तो जो पीछे दिखाया गया था ना, फर्स्ट लॉ पुट्स नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द डायरेक्शन ऑफ द हीट, ये पुट करता है रिस्ट्रिक्शन ऑन द डायरेक्शन ऑफ द हीट. ये बताता है क्या डायरेक्शन होगा. इट वुड बी लोअर टू हायर एंट्रोपी. जहाँ पे एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है वो होगा डायरेक्शन ऑफ द हीट, जहाँ पे फ्लो करेगी हीट फ्लो का डायरेक्शन. दैट्स वाई इट्स द सेकंड लॉ विच टेल्स अस द डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो, नॉट द फर्स्ट लॉ, बिकॉज स्पॉन्टेनिटी के बारे में सिर्फ यही बताया गया है सेकंड लॉ में. यही इसको इंट्रोड्यूस करता है स्पॉन्टेनिटी को.
एब्सोल्यूट एंट्रोपी एंड थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसके नाम से क्लियर हो रहा है कि इसमें क्या होगा। इट इज टेलिंग अबाउट एंट्रोपी एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। ऑफ कोर्स एब्सोल्यूट जीरो पे, क्योंकि मोलिकुलर मोशन ही सीज कर जाता है, बंद हो जाता है, तो एंट्रोपी यानी रैंडमनेस उस केस पे जीरो होगी, तो एब्सोल्यूट जीरो पे एंट्रोपी विल बी जीरो। दिस इज द थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। एंड सेकंड लॉ से इसको आपको कंफ्यूज नहीं करना है। फर्स्ट लॉ में तो बेसिकली कोई कंफ्यूजन होती ही नहीं है, सीधा उसका तो मैथमेटिकल स्टेटमेंट है आपके पास, डेल्टा यूज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू। सेकंड और थर्ड लॉ में अगर आपको कंपैरिजन करवाना आ जाए तो उसमें आप कंफ्यूजन हो सकते हैं, तो इसके लिए आप याद रखिए सेकंड लॉ में एस आ रहा है, देन सेकंड लॉ टेल्स अबाउट स्पॉन्टेनियसी, एस से सेकंड, एस से स्पॉन्टेनिटी, एंड वो होती है इंक्रीज इन एंट्रोपी से, ये आप ऑलरेडी जानते हैं। तो थर्ड लॉ बताएगा एब्सोल्यूट एंट्रोपी के बारे में, ऐसे अल्टरनेटिव आप याद रख पाएंगे, ऐसे स्पॉन्टेनिटी, ऐसे सेकंड लॉ, सिर्फ ये इतना आप याद रखिए। सो मोलिक्यूल्स ऑफ अ सब्सटेंस मे मूव इन अ स्ट्रेट लाइन और दे मे स्पिन लाइक अ टॉप एंड बॉन्ड्स इन मोलिक्यूल में स्ट्रेच एंड कंप्रेस। दीज आर रेस्पेक्टिवली कॉल्ड ट्रांसलेशनल, रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल मोशन। तो ट्रांसलेशनल मोशन को रेक्टिलिनियर मोशन भी बोलते हैं, ये हम देख आए हैं, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में। एंड स्पिन लाइक अ टॉप, गोल गोल जब घूमता है उसको रोटेशनल बोलते हैं। वाइब्रेशनल मोशन स्ट्रेच एंड कंप्रेस को बोलते हैं, बोन्स होता है। ये तीनों का मोशन का टाइप आपको पता होना चाहिए, और किन जगहों में ये मोशन पाए जा रहे हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। स्ट्रेट लाइन में ट्रांसलेशनल, ये तो ऑब्वियस है, एंड गोल गोल घूम रहा है रोटेशनल, ये भी ऑब्वियस है। और इसके अलावा जो तीसरा बचा स्ट्रेच एंड कंप्रेस, वाइब्रेशनल, बेसिकली ये एसोसिएटेड है एसएचएम से, हार्मोनिक मोशन से या फिर ओसिलेशन से। स्ट्रेच हो रहा है, कंप्रेस हो रहा है, एक वैल्यू तक रीच कर रहा है, फिर दोबारा उसी वैल्यू पे आ रहा है, इसको ओसिलेशंस बोलते हैं। जब भी यही फास्टली होती हैं तो इसी को वाइब्रेशनल मोशन बोला जाता है। फास्ट ओसिलेशंस आर कॉल्ड वाइब्रेशंस। ये आता है सिंपल हार्मोनिक मोशन, जो ओसिलेशंस वाला जो चैप्टर है, 14 चैप्टर क्लास 11 फिजिक्स का। तो ऐसे आप इन तीनों मोशंस को याद रखेंगे। व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम राइजेज द मोशन ऑफ दीज बिकम्स मोर विगरस एंड एंट्रोपी इंक्रीजेज। तो ये तो हमने पीछे भी देखा था कि जब टेम्परेचर आप इंक्रीज करेंगे मीन्स मोर हीट यू आर सप्लाइंग इनटू द सिस्टम, तो एंट्रोपी तो इंक्रीज करेगी हीट के इंक्रीज होने से। एंड क्योंकि टेम्परेचर से काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी तो मोशन इंक्रीज करेगा, तो मोर विगरस वुड बी द मोशन of such molecules when temperature increases. On the other hand, when temperature is lowered the entropy decreases. तो alternatively ये भी definitely आप समझ पा रहे होंगे, the entropy of any pure crystalline substance approaches zero as the temperature approaches absolute zero. तो absolute zero होता है 0 Kelvin, this we know from previous chapter states of matter. This is called the third law of thermodynamics. तो absolute zero पे एंट्रोपी जीरो हो जाती है, एंड प्योर क्रिस्टलाइन सब्सटेंस के लिए ही ये लॉ है, ये आपको ध्यान रखना है। बिकॉज क्रिस्टलाइन के अलावा जितने भी आप सब्सटेंस मानते हैं, सॉल्यूशंस या फिर दूसरे अमोर्फस, उनमें कहीं ना कहीं एंट्रोपी जरूर पाई जाती है। क्रिस्टलाइन में भी सब में ऐसा नहीं होता, वी आर कंसिडरिंग प्योर क्रिस्टलाइन, वहीं पे ऐसा हो पाएगा, एंड दैट टू एट एब्सोल्यूट जीरो। प्योर क्रिस्टलाइन में भी सारे टेम्परेचर पे भी एंट्रोपी जीरो नहीं हो पाती। तो दो चीजें हैं इसमें, प्योर क्रिस्टलाइन, सेकंड एब्सोल्यूट जीरो, एंट्रोपी वुड बी जीरो। दिस इज द थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इंक्रीज इन एंट्रोपी इज सेकंड लॉ, एब्सोल्यूट एंट्रोपी इज द थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। कीप इन माइंड this is so because there is perfect order in a crystal at absolute zero. There is no motion, no possibility of motion as absolute zero. molecular motion ceases, खत्म हो जाता है वहां पे। तो परफेक्ट ऑर्डर है, जहां पे परफेक्ट ऑर्डर है, डिसऑर्डरनेस नहीं है, वहां पे एंट्रोपी जीरो होगी ही। दिस स्टेटमेंट इज कन्फाइंड टू प्योर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स ओनली because of theoretical arguments and practical evidences have shown that entropy of solutions एंड सुपर कूल्ड लिक्विड्स इज नॉट जीरो एट 0 केल्विन। जी हाँ, 0 केल्विन पे भी सॉल्यूशंस की एंट्रोपी जीरो नहीं होती, और ना ही सुपर कूल्ड लिक्विड्स। ये आप देखेंगे सॉलिड स्टेट चैप्टर में, सुपर कूल्ड लिक्विड को अमॉर्फस सॉलिड्स बोलते हैं। क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं डॉट टाइप के। तो प्योर क्रिस्टलाइन के केस में ही एब्सोल्यूट जीरो पे
एंट्रोपी जीरो हो पाती है, ना कि अमॉर्फस में और ना ही सॉल्यूशन के केस में। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है प्योर क्रिस्टलाइन टर्म इस लॉ में। द इम्पोर्टेंस ऑफ द थर्ड लॉ लाइज इन द फैक्ट दैट it permits the calculation of the absolute value of the entropy of pure substance from thermal data alone, because third law talks about absolute temperature and entropy only, not any other complicated relation. तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एंट्रोपी इंक्रीज करती जाएगी जब आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, तो इस रिलेशन को आप फाइंड कर सकते हैं फ्रॉम थर्मल डाटा लोन। थर्मल मींस थर्मोडायनेमिक्स का डाटा, एंड थर्मोडायनेमिक्स में बेसिकली हीट एक्सचेंज, ट्रांसफॉर्मेशन, एनर्जी ट्रांसफर ही हम पढ़ते हैं। सो थर्मल डाटा मींस डाटा रिगार्डिंग हीट, यानी क्यू रिवर्सिबल अगर हमें पता हो तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते जाएंगे एंट्रोपी बढ़ती जाएगी सिस्टम की। तो ऐसे ही किया जा सकता है, दिस कैन बी डन by summing Q by T means delta S increments from 0 to 298 Kelvin. This can be done using third law of thermodynamics. And standard entropy can be calculated using Hess law type of calculation. तो हमें पता है एंट्रोपी भी एक स्टेट फंक्शन है, एंड स्टेट फंक्शंस की कैलकुलेशन हेस लॉ से हो सकती है, तो डेफिनेटली इसे भी हेस लॉ से कैलकुलेट किया जा सकता है।